हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसजी एजुकेशन पर। आज है 3 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व अंतर्मुखी दिवस है ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी, बी है 2 जनवरी, सी है 31 दिसंबर और डी है 28 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो आर्टिकल के में देख लेते हैं तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, जिसको हम अंतर्मुखी दिवस के नाम से भी हम जानते हैं, अंतर्मुखी दिवस, और ये कब मनाया जाता है? ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो दुनिया भर में अंतर्मुखी लोगों को बेहतर ढंग से समझाना और पहचानना एवं आवश्यक समय और स्थान देकर उनका सम्मान करना है। यहाँ पर अंतर्मुखी का मतलब होता है वो लोग या ऐसे लोग जो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, अपने में ही रहते हैं। अंतर्मुखी यानी कि अपने जो भी मन की बातें हैं वो मन के अंदर ही रखते हैं, ओपनली नहीं रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, थोड़ा खोए खोए से रहते हैं। ये यूँ कह सकते हो अपने में ही रहना। तो कभी कभी कहते हो अपने दोस्त लोग, क्या अपने में ही रह रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? तो अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, वो अपने में ही रहते हैं। तो इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना, साथ ही साथ उनको बेहतर ढंग से समझना, पहचानना और आवश्यक समय और स्थान देकर उनका सम्मान करना, इसीलिए ये जो दिवस है 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर तो दुनिया भर में 2 जनवरी 2011 को पहली बार ये जो दिवस है ये मनाया गया था। यानी कि बात करें पहली बार अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया था, तो 2 जनवरी 2011 को पहली बार ये दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-35 का अनावरण किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी चीन देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-35A का अनावरण किया हुआ है। खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में चीन ने सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है उसका भी अनावरण किया हुआ था, और उसके बाद नया स्टील्थ फाइटर जेट J-35 का अनावरण किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में चीन ने J-35A नाम का नया स्टील्थ फाइटर जेट तैयार किया। वायुसेना में इसको शामिल होने के बाद जो चीन है वो अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास 2 तरह के स्टील्थ फाइटर जेट हो जाएंगे। यानी कि अब ऐसा दूसरा देश हो जाएगा चीन अमेरिका के बाद जिसके पास 2 तरह के स्टील्थ फाइटर जेट हो जाएंगे। बात करें चीनी वायुसेना में, इससे पहले जो स्टील्थ फाइटर जेट है वो J-20 नाम से है स्टील्थ फाइटर जेट। अब उसके बाद ये दूसरा यानी J-35A नाम का ये दूसरा स्टील्थ फाइटर जेट हो जाएगा। इसको बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकी से निर्मित किया गया है, साथ ही साथ इन्हें रडार से पकड़ में आने से बचने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यानी कि जो रडार होती है, खासकर रडार का काम ही यही होता है कि कोई भी अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी फाइटर जेट आ रहा है, कोई भी विमान आ रहा है या कोई भी मिसाइल है तो उसको पकड़ना, उसकी लोकेशन बताना। लेकिन ये इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि इसको रडार भी इसको पकड़ने में जो नहीं पकड़ पाएगा, उसको पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है। बात करें 10 साल से भी अधिक समय से J-35A पर काम चल रहा था और फाइनली अब जाकर के तैयार हो गया है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है? यानी कि किस देश से आयातित हुआ LNG जो कि भारत में उसको आयात किया गया, अब उसके LNG ईंधन की जो टैंक है उनकी डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी गई है। तो ये ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन से जो आयातित LNG के ईंधन के जो टैंक थे अब उनकी डंपिंग रोधी जांच शुरू हो गई है। बात करें अगर क्यों ऐसा किया गया है, तो भारत ने एक घरेलू जो भारतीय जो एक घरेलू कंपनी है उसकी शिकायत के बाद
चीन से जो आयातित LNG ईंधन टैंक थे उनकी कथित डंपिंग की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। बात करिए डंपिंग जांच होती क्या है, तो देशों द्वारा जो एंटी डंपिंग जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए जो ये एंटी डंपिंग जो जांच होती है ये करवाई जाती है। बात करिए जो टैंक है, LNG ईंधन के जो टैंक है, इन टैंकों का उपयोग ट्रकों जैसे बड़े वाहनों में मीथेन गैस को रखने और ले जाने के लिए किया जाता है। और इसमें कुछ रिसाव के कारण या कुछ अन्य प्रकार की शिकायतों के कारण एक घरेलू कंपनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी भारत में, जिसके बाद चीन से जो भी LNG ईंधन टैंक आए हुए हैं उनकी कथित तौर पर डंपिंग जांच शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है मुंबई, सी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल है इसका जो 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है वो मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का इसकी 21वां जो संस्करण है वो मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। बात करें कब, तो 10 से 16 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस महोत्सव में 61 फिल्में अंधेरी, सायन और ठाणे के जो भी मूवी मैक्स सिनेमाघर हैं उन सिनेमाघरों में दिखाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? तो ये ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव नेपाल की जो पर्यटन राजधानी है पोखरा उसके शहर के पामे क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में 30 देशों द्वारा भाग लिया गया। साथ ही साथ ये जो 9 दिवसीय उत्सव है ये क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी क्रिसमस से एक दिन की जो पहले की जो संध्या होती है, मान लीजिए 25 दिसंबर से क्रिसमस मनाया जाता है, उससे पहले की जो संध्या होती है उससे शुरू हुआ और 2 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। लगभग 9 दिन का ये उत्सव चलेगा। आगे अगर हम बात करें तो नेपाल सहित दुनिया भर की 2 दर्जन से जो भी अधिक बैलून की कंपनियां हैं, बैलून बनाने वाली, उन कंपनियों ने इस उत्सव में भाग लिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? यानी हाल ही में अभी इस देश में मारबर्ग जो वायरस है ये फैला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल रहा था, लेकिन अब उस प्रकोप को समाप्त कर दिया गया है और इस समाप्ति की जो घोषणा है वो किस देश के द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है रवांडा, बी है सूडान, सी है पेरू और डी है स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रवांडा देश में अभी हाल ही में मारबर्ग जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन इस देश ने यानी रवांडा देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो रवांडा ने अपने पहले मारबर्ग वायरस, जिसे हम MVD के नाम से जानते हैं, मारबर्ग वायरस डिजीज, इसके प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सबीन नसांजी माना, इन्होंने बताया कि अंतिम पुष्टि किए गए जो रोगी के ठीक होने के बाद 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। यानी कि जो अंतिम रोगी इनके यहाँ का था वो ठीक हो गया और उस ठीक होने के बाद से 42 दिन तक अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया और इसके द्वारा इन्होंने इस प्रकोप की यानी मारबर्ग वायरस रोग की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। इस प्रकोप के दौरान यानी जो वायरस फैला हुआ था इसके दौरान 66 पुष्ट मामले सामने आए, यानी जिनकी पुष्टि की गई, जो कि वहाँ के जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दर्ज किए गए हैं ये मामले। इनको पुष्टि मामले बोला जाएगा, जो कि 66 पुष्टि मामले सामने आए हैं, जिनमें से 15 मौतें और 51 मरीजों का सफल उपचार हुआ है, यानी कि ये पूर्णतः ठीक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बापसी सिधवा का निधन हुआ, वह कौन थी? यानी कि बापसी सिधवा, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर ए है पत्रकार, बी है लेखिका, सी अभिनेत्री और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये लेखिका थी बापसी सिधवा और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें
तो दक्षिण एशिया की प्रख्यात उपन्यासकार वापसी सिधवा का अमेरिका के ह्यूस्टन में निधन हो गया, यानी अमेरिका के ह्यूस्टन में इनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी जो उम्र थी वह 86 वर्ष की थी, 86 साल की ये थी। वापसी सिधवा को उनका जो प्रतिष्ठित उपन्यास है आइस कैंडी मैन के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है तो चर्चे में रही हैं। तो इनका ये प्रतिष्ठित उपन्यास है, इनका ये उपन्यास काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहा था, इसलिए ये उपन्यास पूछे जाने की पूरी संभावना है। बात करें इनका जो जन्म है वो 11 अगस्त 1938 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है, यानी वहां पर रथ सप्तमी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, रथ सप्तमी, और इस उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया। बात करें अगर हम डिटेल में, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया है। ये जो रथ सप्तमी है ये श्रीकाकुलम जिले के अरसावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में मनाया जाएगा, यानी कि ये जो रथ सप्तमी उत्सव है इसको मनाया कहा जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जो जिला है वहाँ के अरसावली में श्री सूर्य नारायण स्वामी का जो मंदिर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। यह जो उत्सव होगा ये 3 दिनों तक मनाया जाएगा, यानी 3 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। इस उत्सव को सूर्य का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि वहां के सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में इसका आयोजन होगा। यह सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की प्रतीकात्मक गति को दर्शाता है, यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उसके प्रतीकात्मक गति को यह दर्शाता है, इसीलिए जो उत्सव है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ, वह कौन थे, यानी किस क्षेत्र से ये संबंधित थे। तो ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है फिल्म निर्माता, सी ऑप्शन है अभिनेता और डी ऑप्शन है पत्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो प्रसिद्ध असमिया फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भास्कर ज्योति दास का हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया। इनकी उम्र मात्र 51 वर्ष की थी, यानी 51 वर्ष के ये थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने हांडूक, सोनार बनन पाखी और बोकुल फुलोर डोरे जैसी पुरस्कृत फिल्मों की पटकथाएं लिखी थी। साथ ही साथ वह फीचर फिल्म अंतर्धान के सह निर्देशक और निर्माता भी रहे थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की हुई है, यानी कि किस देश में अभी हाल ही में काला सागर में तेल रिसाव हुआ और इसके कारण उसने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ये ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है यूएई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की हुई है। डिटेल में बात करें तो रूस ने काला सागर तट पर विशाल तेल रिसाव के कारण संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा की है। यह जो रिसाव है वो केर्च जलडमरू मध्य के पास तूफान से क्षतिग्रस्त टैंकरों के कारण हुआ है, यानी तूफान से जो टैंकर थे वो टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए और उन्हीं के कारण जो तेल रिसाव है ये हुआ है। इसके अंतर्गत हजारों टन मौजूद का मतलब होता है जो भारी ईंधन होता है, खासकर तेल, भारी ईंधन वाला जो तेल होता है उसका रिसाव हुआ काफ़ी मात्रा में, जिसमें लगभग 55 किलोमीटर जो तटरेखा है वो प्रदूषित हो गई है, यानी 55 किलोमीटर की जो समुद्री तटरेखा है वो इस प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो गई है, क्योंकि तेल का रिसाव भारी मात्रा में हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।